हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे थे हमारी कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, काफी सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ी थी कॉस्ट शीट, पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग से पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब एक क्वांटिटी, मतलब किसी भी चीज की आउटपुट है, उसमें एक सिंगल यूनिट, एक यूनिट के कम या ज्यादा होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, एक क्वांटिटी के कम या ज्यादा होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक सिंगल यूनिट के कम या ज्यादा होने से, ठीक है, प्रोड्यूस होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय व्हिच एग्रीगेट कॉस्ट कैन बी चेंज्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। ये जो डेफिनेशन है ये मार्जिनल कॉस्ट की है कि एक यूनिट के कम या ज्यादा होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, एग्रीगेट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग क्या एक टेक्निक है? किस चीज की टेक्निक है? कंट्रोल करने की। बाय ब्रिंगिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है कंट्रोल करने की, जिसमें हमें ये बताती है कि रिलेशनशिप बताती है प्रॉफिट और वॉल्यूम। प्रॉफिट का मतलब आप सभी समझते हो कि प्रॉफिट, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या है? सेल्स। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या हुई? मार्जिनल कॉस्टिंग एक कंट्रोलिंग की टेक्निक हुई जो रिलेशनशिप दर्शाती है, दिखाती है किसके बीच में? प्रॉफिट और सेल के बीच में। हाँ जी। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग, मार्जिनल कॉस्टिंग है जो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट दैट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अब आपको मैंने कल या पिछले लेक्चर में बताया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज होने पर वेरी करती है। जो आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज होने पर वेरी करे वो कॉस्ट कौन सी कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो इसी को, मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग को दो भागों में स्प्लिट कर दिया इसने, एक तो फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आप सभी को पता है कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट which remains fixed, the expenditure remain the same in respect of the output। आउटपुट के घटने या बढ़ने का जिस पर कोई असर ना पड़े, या फिर एक्सपेंड ऐसा खर्चा जो सेम रहे, आउटपुट के घटने या बढ़ने से कोई इंपैक्ट ना हो, उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। दिस इंक्लूड द कॉस्ट विच ए फर्म हैज टू इनकर इज रिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। जिस पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने, घटने या प्रोड्यूस होने का कोई फर्क ना पड़े, उस कॉस्ट को बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जैसे बिल्डिंग का रेंट। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी? एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द आउटपुट। जो आउटपुट के साथ वेरी कर रहे हैं उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को बोलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि अगर आप 100 यूनिट बनाओगे तो 100 यूनिट का रॉ मटेरियल चाहिए आपको। अगर आप यूनिट की क्वांटिटी करके 1000 कर दोगे तो उसी प्रोपोर्शनेट में आपको क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो को वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ क्या करती है? वेरी करती है, बढ़ने पर बढ़ती है, घटने पर घट जाती है। फीचर क्या है? वेरी फिक्स और वेरिएबल। ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प है। डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन कंट्रीब्यूशन। अब आपको याद कीजिए, जब आपने लीवरेज चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको शीट बताई थी पूरी की पूरी, जिसमें आपको ये चार्ट बताया था कि सेल्स में से लेस करते हैं हम लोग वीसी, तो निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। फिर हम लोग लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट के बाद निकल के आता है ईबीआईटी। फिर लेस करते हैं भैया इंटरेस्ट, फिर हमारा निकल के आता है ईबीटी। फिर निकल के आता है टैक्स, तो आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स को ही आप लोग क्या बोलते? फिर लेस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड।
ठीक है, वो आ जाती है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। वो क्या आ जाती है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये भी यही वो क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कंट्रीब्यूशन को निकालने के काम आती है। अगर सेल में से आप क्या घटा देते हो, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हो, तो क्या निकल के आता है? कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। कंट्रीब्यूशन को आप लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये सॉरी, इसमें से कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, अब इसकी फीचर क्या है? फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता, छोड़ा जाता है इसको। ठीक है, दे आर एक्सपेंसेस बिलोंगिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या कहता है कि जो फिक्स कॉस्ट है उसको एक्सक्लूड किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। यूजफुल टेक्निक फॉर एक्सपोर्ट फर्म के लिए ये टेक्निक है जो मार्जिनल कॉस्टिंग, अच्छी टेक्निक है। सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट लेस करने से पहले का ये रहा, ये हमने अभी पढ़ के आए हैं कि फिक्स कॉस्ट को लेस करने से पहले का, यहां तक का देखो मामला। फिक्स कॉस्ट को लेस करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन कहलाता है। कंट्रीब्यूशन इज द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग फिक्स cost. It is an assumption that the excess of sales over variable cost contributes to a fund not only which cover fixed cost but also provide some profit. ये क्या कहता है कि ये मान्यता मानकर चलता है कि सेल का वेरिएबल कॉस्ट पर ज्यादा होना, जितनी सेल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगी वो कंट्रीब्यूशन कहलाएगी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के का मतलब यही नहीं कि वो फिक्स कॉस्ट को ही कवर अप नहीं करेगी बल्कि कुछ प्रॉफिट भी दिखाएगी। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कंपनी अचीव्स ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है? फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं उसमें से, उसके बाद क्या आ जाता है? आपका कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा जहां नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। दिस कंसेप्ट हेल्प इन टेकिंग डिसीजन लाइक वेदर टू प्रोड्यूस और डिसकंटिन्यू। अब आपने अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू बनाए रखना है या फिर बंद कर देना है। फिक्सिंग अप द सेलिंग प्राइस ऑफ बल्क ऑर्डर। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपका ऑर्डर हो तो आपने उसका सेलिंग प्राइस फिक्स करना हो। ठीक है, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं इस टेक्निक को? हाँ जी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ये वाला पॉइंट दोबारा बताना। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो उसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर अप होगी, और एक मेरी बात सुनो, फिक्स कॉस्ट भी कवर अप होगी। फिर यहाँ पे इक्वल माइनस लगा आएगा। हुआ है। हाँ हाँ, माइनस आएगा, मेरे को पता है। ठीक है, कवर अप होगी, यहाँ पे हमारे दोनों तरह के खर्चे कवर अप होंगे। अब वो लेवल आ गया हमारा जहां पे हमें नो प्रॉफिट है नो लॉस है। अगर सेल में से हम लोग वो पोर्शन घटेगा तो प्रॉफिट भी बचेगा। अब अगर यहाँ पर सेल्स रखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट गई, फिक्स कॉस्ट गई, तो जो पोर्शन बचेगा वो प्रॉफिट होगा। कंट्रीब्यूशन जो होगा वो बिफोर फिक्स कॉस्ट होगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट घटाने के बाद आपका जो लेवल आएगा कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? फिक्स कॉस्ट कंपनी अचीव्स ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से भी, ये ऐसा होना चाहिए था। फिक्स कॉस्ट में अगर ब्रेक इवन पॉइंट है तो नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट जोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है, बाकी कोई नहीं, इस पॉइंट को मैं चेकआउट करेंगे अपन, कोई बात नहीं। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये तो पढ़ के आए हैं हम लोग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट में दे रखी है आपको, सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन निकल गया आपका, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो मान लो ये 100 यूनिट की बात कर रहा है। ठीक है, मान लो 100 यूनिट है तो 1000 को 100 से भाग किया 10, 400 को 100 से भाग किया 4, 600 को 100 से भाग किया 6, 300 को 100 से भाग किया 3, 300 को 100 से भाग किया 3। ये हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। यहाँ पर क्या किया इसने? इस सेल में से इस वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया तो आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया तो ईबीआईटी, इसका नाम ईबीआईटी भी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, हाँ जी, अब आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पीवी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन बाय सेल। ठीक है, इसको ये एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीब्यूशन और सेल के रिलेशनशिप को शो करता है, इसको कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स कहते हैं। अब आपको एक चीज पता है कि कंट्रीब्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स, ये भी फॉर्मूला बन सकता है।
इसका फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स भी बन सकता है। ठीक है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हम इसको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पीवी रेशियो हमारा परसेंटेज में बन जाएगा। पीवी रेशियो को हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हैं। हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द पॉइंट वेयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, फर्म वेयर अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस, फर्म जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस कमाती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम क्या होती है, बराबर होती है कॉस्ट की, यानी कि टीआर और टीसी बराबर होते हैं। हमारा जो टोटल रिवेन्यू है वो इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट के। ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालना है तो टोटल फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हमारा फिक्स कॉस्ट है जो बाय में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के ये पॉइंट में आ जाएगा। अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीज में तो आपका फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो हमारा फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो था कंट्रीब्यूशन बटा सेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसको हम लोग फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स बाय सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है, इन फॉर्मूले को आप भूल जाओ, हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को अगर खोल के लिखें तो कैसे लिखेंगे, हाँ जी, फिक्स कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट रहने दो। ठीक है, पीवी रेशियो को आपको पता है कि वो कंट्रीब्यूशन बटा सेल होता है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो फिक्स कॉस्ट गुना सेल बटा कंट्रीब्यूशन, या फिर आप इसको लिख सकते हो फिक्स कॉस्ट बटा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल। इसको आप कह देंगे फिक्स कॉस्ट गुना सेल बटा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है। ऐसा तो होता ही है, कब होता है, जब रुपीज में निकालना हो। जब यूनिट में निकालनी हो तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये कैसे, ये क्या निकल जाएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। हाँ जी, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है, इट इज द एक्चुअल सेल ओवर एंड अबव द ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल से जितनी जो ज्यादा सेल होगी उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इनकी ब्रेक इवन पॉइंट से जो सेल हमारी ज्यादा होगी उस ज्यादा वाले मामले को हम लोग बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हम क्या बोलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द ब्रेक इवन सेल, एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल के डिफरेंस को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। ठीक है, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर फॉर्मूले से निकाला जाए, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। अब आपको पता है भी आपका प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, पीवी रेशियो आपको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स, या फिर कंट्रीब्यूशन। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट इंटू सेल बटा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, ठीक है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो। तो आपका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट इंटू सेल बाय कंट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। नो सर। हाँ जी, उसके बाद है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन का मतलब है वो पॉइंट जहां प्रॉफिट और लॉस बराबर होते हैं, मतलब फर्म को ना तो प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता, जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये रही हमारी ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ में अगर अपन वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट, ये आपकी फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये रही आपकी सेल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेल पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट लगा लो। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट का, और यहाँ से सेल इसको कट कर रही है यहाँ पे,
यहाँ टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर है, तो ई पॉइंट क्या है आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पर क्या है, टी आर और टी सी बराबर है, ठीक है। उससे ऊपर का जो सेल है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। उससे ऊपर का जो सेल है, यानी कि सेल उससे ऊपर जितनी ज्यादा है वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रॉफिट कहलाएगी, ठीक है। हाँ जी, आया समझ में? सर ये तो आ गया सर, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बताना कहाँ पे सी है। ब्रेक इवन के बाद ये रही, इसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोलेंगे और प्रॉफिट भी बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे जी, इसी को बोलेंगे, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है, देखो अपन ने ये पढ़ा है, इट इज द एक्चुअल सेल्स ओवर एंड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट से जो सेल ज्यादा होती है। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ये सारी की सारी सेल क्या है, इससे किससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। जो हमारी ब्रेक इवन सेल से ज्यादा है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू एंड इन यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट इज 9,000, ठीक है। ये आपको दे दिया, ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट के बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब है सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। यानी कि फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका क्या निकल जाएगा, ब्रेक इवन निकल जाएगा, पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है। अगर आपको रुपीज में निकालना है तो रुपीज में अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है। रुपीज का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट बटा क्या था, पीवी रेशो था सर। ठीक है, नहीं। यही था। और क्या था, ये रहा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये रहा टोटल फिक्स कॉस्ट बटा पीवी रेशो तो था, ये रहा, ठीक है। हाँ जी, ये आपका सॉर्ट आउट कर दोगे ना इसको, हाँ हो जाएगा सर। ओके। अब बात काम की आती है यहाँ पर ही, हमें कह दे कि इतना प्रॉफिट कमाना है, अब आपको इतना प्रॉफिट कमाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या चलेगा, उसका फॉर्मूला चलेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको कह दे कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट चाहिए, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट चाहिए, तो आपका फॉर्मूला चलेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप सभी को पता है कि कैसे निकलता है, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करके क्या निकल जाता है, कंट्रीब्यूशन आपका निकल जाता है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू पीवी रेशो निकालना है। अगले सवाल में ब्रेक इवन सेल निकालनी है विद द हेल्प ऑफ द पीवी रेशो, सेल रिक्वायर्ड टू अर्न, प्रॉफिट कमाने के लिए इतना कितनी सेल्स चाहिए, ठीक है। ये आपने सवाल करके देख लेनी है, ठीक है। ये आपका ब्रेक इवन रही, ये आपका पीवी रेशो रहा, ठीक है। इतना प्रॉफिट कमाने के लिए 4.5 लाख प्रॉफिट कमाना है, तो आपने ये जोड़ दिया, फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। अब पीवी रेशो सवाल आता है ऐसे वाला, समटाइम तो आता है सीधा फॉर्मूला, ठीक है। जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा उसका सीधा सवाल आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पीवी रेशो का फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है, ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला पूछ ले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है। या फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें लिख देता है कि पीवी रेशो कैन बी इंप्रूव, पीवी रेशो को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कहता है वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करके, सेलिंग प्राइस को बढ़ा के, बाय इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ प्रोडक्ट विद हायर पीवी रेशो इन ओवरऑल सेल्स मिक्स, बाय इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का शेयर बढ़ा दो, ठीक है। इससे पीवी रेशो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कम करके, सेल प्राइस बढ़ा के, इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स विद हायर पीवी रेशो इन द ओवरऑल सेल मिक्स में शेयर का पोर्शन प्रोडक्ट बढ़ा दो, प्रोडक्ट का हिस्सा बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पीवी रेशो बढ़ जाना है आपका, ठीक है। अब पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या था हमारा, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या फॉर्मूला था पीवी रेशो का, बताइए। फिर ऊपर याद नहीं है क्या आएगा, नीचे तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट था। ऊपर फिक्स कॉस्ट आएगा, यानी फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। अब अगर सेल वैल्यू बढ़ जाएगी
तो भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग सेल्स प्राइस बढ़ा दो, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कम कर दो। अगर ये जितनी कम हो जाएगी, ठीक है, उससे भी पीवी रेशियो ज्यादा निकलेगा, क्योंकि वैल्यू का पीवी रेशियो से ज्यादा कैसे निकलेगा, गलत नहीं लिख रहा है ये। एक मिनट एक मिनट एक फिर मिनट, कोई भी फॉर्मूला देखना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोई भी पीवी रेशियो सोल्व किया, ये रहा कंट्रीब्यूशन बटा सेल होता है, उल्टा लिख दिया बेटा अपन ने, कंट्रीब्यूशन बटा सेल होता है। अब एक चीज आप उसी फॉर्मूले पे वापस चलते हैं, कहता है कि अगर सेल प्राइस बढ़ जाए, ये रहा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन होता है सेल, ठीक है, अगर सेल प्राइस बढ़ जाएगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, तो भी ऊपर का बढ़ जाएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी तो भी ऊपर का, क्योंकि जो ऊपर का जो हमारी यूनिट है, अगर वो वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली पीवी रेशियो घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा ना। जैसे मैंने पहले 5 माइनस 2 कर रहा हूं मैं, बटा 5 कर रहा हूं, ठीक है, फिर मैंने 7 माइनस 5 कर 7 माइनस 2 कर दिया, ठीक है, फिर 9, जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा तो हमारा पीवी रेशियो क्या होगा, कहने का मतलब है अगर हमारी सेल्स वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा पीवी रेशियो बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो भी क्या होगा, पीवी रेशियो बढ़ेगा। हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट अपन ने अभी पढ़ा है, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, द ब्रेक इवन पॉइंट में बी डिफाइन एज दैट लेवल ऑफ सेल्स इन विच टोटल revenue equals to total cost and net income is equal to 0। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा जो सेल का ऐसा लेवल होता है जो टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और हमारी जो इनकम का लेवल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस पॉइंट को हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। दिस concept has been proved highly useful to the company executive in profit forecasting and planning, also in examining the effect of alternative business मैनेजमेंट डिसीजन। कहते हैं ये वाला जो कंसेप्ट है किसको हेल्पफुल करता है, कंपनी को हेल्पफुल करेगा, ठीक है, प्रॉफिट फोरकास्टिंग करने में और प्लानिंग करने में, ठीक है। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ए फर्म कैन बी फाउंड आउट ऑफ इन टू वेज, इट में बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट में भी निकाला जा सकता है और आउटपुट की वॉल्यूम में भी निकाला जा सकता है। अभी अपन ने पढ़ा फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो के रूप में पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स बाय कंट्रीब्यूशन के रूप में पढ़ के आए अभी फॉर्मूले को, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, पैसे वाला कौन सा था, यूनिट्स में था सर, ठीक है, एक यूनिट में था और एक उसमें पैसे में। प्रॉफिट ऐड करने। वो तो डिजायर प्रॉफिट निकालने के लिए कितनी सेल होनी चाहिए वो था, ठीक है। अरे रे, भूलते हो, रुपीज में पीवी रेशियो वाला ही था सर। ये रहा, ठीक है, फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यूनिट में हो गया, ठीक है। और पैसे वाला कौन सा था, ये रहा पैसे वाला, कहाँ गया बे, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपके वाला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला, डिजायर प्रॉफिट वाला भी, मतलब सेल कितनी चाहिए, ब्रेक इवन सेल कितनी चाहिए इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये था हमारा फॉर्मूला। हाँ जी, टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन ए सिंपल टाइप ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट व्हिच इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू, द प्रॉफिट एंड लॉस ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। देयर आर टू अदर टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, कैश ब्रेक इवन और इनकम ब्रेक इवन। कैश ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट क्या हो, बराबर हो, वो पॉइंट क्या होता है, कैश ब्रेक इवन होता है। कहता है एन इंडस्ट्री रिक्वायर मनी फॉर टू पर्पज, एक इंडस्ट्री को पैसा दो पर्पज के लिए चाहिए होगा, ठीक है, टू एक्वायर कैपिटल असेट्स एंड टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब सिंपल सी बात बिजनेस की ये है कि एक आदमी को, एक बिजनेसमैन को दो तरह के लिए पैसा चाहिए होता है, या तो कैपिटल असेट्स एक्वायर करने के लिए, या फिर क्या करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करने के लिए। दीज रिक्वायरमेंट कैन बी पार्टली मेट बाय द अपनी इन्वेस्टमेंट से और पार्शली बाय द लोन्स और एडवांसेस से। दो तरीके से आप अपने इस जरूरत को पूरा कर सकते हो, कुछ खुद के कंट्रीब्यूशन से, खुद बाहर से लोन लेकर, ठीक है। द इंडस्ट्री रिक्वायर फ्रॉम टर्म लोन टू अक्वायर कैपिटल असेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। जो इंडस्ट्री है उसको क्या चाहिए होगा, उसको टर्म लोन चाहिए होगा। टर्म लोन मतलब 3 साल 5 साल 7 साल का लोन चाहिए हो, क्या अक्वायर करने के लिए, कैपिटल असेट्स अक्वायर करने के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ a term loan, the financial institution shall have to find out the probability of the applicant being able to meet the interest and loan repayment schedule।
अब ये क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको फाइंड आउट करेगा, प्रयास करेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगा हमारी कि क्या हम लोग उनका पैसा इंटरेस्ट और लोन अमाउंट पे करने में सक्षम है। It will be more interested in knowing the level of the break-even point where not only total assets are required but also the debt services। कहने का मतलब ये है कि भैया हमें लैंड एंड बिल्डिंग और फिक्स सेट्स वगैरह बाय करने के लिए फंड नीडेड होगा, ठीक है। वो फंड हम टर्म लोन से लेंगे। टर्म लोन देने वाला जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगा, ये संभावना देखेगा कि क्या हम लोग उनका पैसा और उनका इंटरेस्ट पे करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, ठीक है। कहते हैं इट विल बी मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द ब्रेक इवन। वो क्या देखना चाहेंगे, ब्रेक इवन लेवल देखना चाहेंगे हमारा। ब्रेक इवन लेवल में उनको पता चल जाएगा भी कहां पर इनका प्रॉफिट, इनकी टोटल रिसिप्ट और टोटल जो खर्चे हैं वो बराबर है। अगर ये उससे ज्यादा कमा रही हैं तो इट मींस वो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट अमाउंट पे कर और प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में क्या होंगे, कैपेबल होंगे, अदरवाइज वो कैपेबल नहीं होंगे। द लेवल ऑफ ब्रेक इवन इज कॉल्ड द कैश ब्रेक इवन। इट इज बेस्ड ऑन द रिवेन्यू एंड द कॉस्ट डाटा इन्वॉल्विंग कैश फ्लो पे डिपेंड करेगा। द डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, रिजर्व एंड अदर प्रोविजन ऑफ द कॉस्ट आइटम शुड भी शामिल नहीं किए जाएंगे, एक्सक्लूडेड कर दिए जाएंगे। बट एट द सेम टाइम रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट शुड बी एडेड टू द फिक्स कॉस्ट। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो कैश इनफ्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा हमारा ब्रेक इवन वाला मामला। इट इज बेस्ड ऑन द रिवेन्यू एंड द कॉस्ट इन्वॉल्विंग कैश इनफ्लोज। जो डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस है, रिजर्व है और प्रोविजन है कॉस्ट के, उसको शामिल नहीं करना। साथ के साथ सिर्फ क्या शामिल करना है, इंस्टॉलमेंट, रीपेमेंट की जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसको क्या करना, फिक्स कॉस्ट में ऐड करना है। क्या निकालने के लिए, ब्रेक इवन निकालने के लिए। कैश ब्रेक इवन पॉइंट यहां से सीधा पूछ ले आपसे फॉर्मूला कि फिक्स कॉस्ट में लोन इंस्टॉलमेंट अमाउंट जोड़ दो, बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट घटा दो, कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ पर फिक्स कॉस्ट प्लस लोन इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है, बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट जमा में लोन इंस्टॉलमेंट अमाउंट बटा में सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपका क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। हो सकता है कि सीधा फॉर्मूला यहाँ पे पूछ ले कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताओ। दूसरा इनकम ब्रेक इवन पॉइंट, the various sources from which the industry is proposed to be financed such as the capital, long-term borrowing, deferred payments and other sources. If these sources are inadequate, the industry may approach the bank for other underwriting its share. If the share market doesn't respond positively, the equity risk falls the underwriter. As the shareholder of the bank will expect to certain dividend just to cover the payment of interest for the term loan. In order to calculate income break-even point, the equity capital cash earnings should be added. The income break-even point can be calculated the following manner. ये क्या कहता है, ये कहता है कि the various sources from which the industry is proposed to be financed, कहता है बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है जिससे क्या करती है इंडस्ट्री अपने फंड का अरेंजमेंट करती है, लाइक कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड पेमेंट जो फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, एंड अदर सोर्सेज क्या करती है, पेमेंट को अरेंजमेंट करती है। कहता है इफ द सोर्सेज आर इनएडिक्वेट, ना काफी हो, काफी ना हो, तो फर्म कहाँ जाती है, बैंक में जाती है, किसके लिए, अपने राइट शेयर को क्या करने के लिए, अंडरराइटर करने के लिए। अगर कहता है शेयर मार्केट भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड ना करे तो जो इक्विटी वाले हैं उनका रिस्क फॉल्स ऑन द अंडरराइटर पर पड़ता है। एंड एज द शेयर होल्डर ऑफ द बैंक, जो शेयर होल्डर अब बैंक में अपने शेयर कहां पे चले जाएंगे, बैंक में चले जाएंगे अंडर राइटिंग के लिए। तो जो एज द शेयर होल्डर ऑफ द बैंक, बैंक से जो शेयर खरीदेंगे तो विल एक्सपेक्ट, उनको क्या चाहिए होगा, उनको डिविडेंड चाहिए होगा, क्या करने के लिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कवर अप करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इनकम ब्रेक इवन पॉइंट, द इक्विटी कैपिटल कैश है जो अर्निंग है वो ऐड करनी पड़ेगी हमारी उसके अंतर्गत, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस लोन इंस्टॉलमेंट प्लस अर्निंग रिक्वायर फॉर डिविडेंड बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसने एक फॉर्मूला इनकम ब्रेक इवन पॉइंट का आपका बना दिया कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है अगर उसमें लोन इंस्टॉलमेंट प्लस अर्निंग रिक्वायर फॉर डिविडेंड, ठीक है, बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाए तो आपका कौन से वाला होगा,
इनकम ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर मैं ये चीज हटा दूं, अगर मैं अर्निंग रिक्वायर फॉर डिविडेंड हटा दूं, तो फिक्स कॉस्ट प्लस लोन इंस्टॉलमेंट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसका बनेगा, कैश वाले का बन जाएगा। अगर आप ये अर्निंग रिक्वायर फॉर डिविडेंड जोड़ दें, ठीक है, तो आपका किसका बन जाएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा इनकम ब्रेक इवन पॉइंट का। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या होता है, प्री डिटरमाइन लेवल, गोल। या आपका गोल, या फिर आपका प्री डिटरमाइन लेवल क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कहलाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है, विच यूजेस स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। वेरियस एनालिसिस के थ्रू कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट और रेवेन्यू के स्टैंडर्ड सेट करके, ठीक है, सेट करने की जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कॉस्ट का और रेवेन्यू का, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कॉस्ट को यानी कि कंट्रोल करना होता है, किसको, वेरिएंस के थ्रू। अब वेरिएंस क्या होते हैं, वेरिएंस होता है डिफरेंस, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड में आया डिफरेंस क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। तो स्टैंडर्ड के बारे में दोबारा से बता रहा है, कहता है प्री डिटरमाइन मेजरेबल क्वांटिटी सेट इन डिफाइंड कंडीशन against which actual performance can be compared usually for element of work operation of activity। कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, फिर इनकी कंपैरिजन की जाती है, फिर क्या निकलते हैं, फिर डेविएशन निकलते हैं, डेविएशन कह लो या फिर वेरिएंस कह लो, ठीक है। फिर इसके लिए क्या किया जाता है, इनको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है हमारा प्री डिटरमाइन लेवल, जो पहले से निर्धारित किया गया लेवल है, ठीक है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी कंपैरिजन हो जाएगी, ऊपर के दोनों की कंपैरिजन करके जो भी कमी आएगी, ठीक है, जरूरी नहीं कि वेरिएंस नेगेटिव ही हो, वेरिएंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। वेरिएंस या डेविएशन जो निकलेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन करेंगे, सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। बेसिकली स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग सेम होते हैं। लिटिल बिट डिफरेंट, आगे आएगा उसको भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, प्री डिटरमाइन एस्टीमेट, पहले से निर्धारित किया गया अनुमान, किसके लिए स्टैब्लिश करोगे, इनपुट और आउटपुट के लिए। एप्लीकेबल होता है ऑल रूटीन एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रेगुलर कार्य हैं उनके लिए अप्लाई होता है। अकाउंटिंग फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड ऑब्टेनिंग वेरिएंसेस, अब अकाउंटिंग करेंगे आप इसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए, और क्या निकालेंगे, वेरिएंस पता लगाएंगे, ठीक है। फिर मैनेजमेंट को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ताकि वो क्या ले इसके, अप्रोप्रिएट एक्शन ले इसके जब भी जरूरत हो। फिर मैंने बताया कि भैया जो ये आपके वेरिएंस निकलेंगे ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, जितना चाहिए था उससे ज्यादा आपने प्रोड्यूस कर दिया तो पॉजिटिव, कम प्रोड्यूस किया तो नेगेटिव। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोवाइड ए फॉर्मल बेसिस फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को क्या करने के लिए, जज करने के लिए, असेस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। आपकी जो फॉर्मल बेसिस प्रोवाइड करता है मूल्यांकन करने के लिए, किसका, परफॉर्मेंस का और एफिशिएंसी का, कुशलता का। टू कंट्रोल बाय एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड स्थापित करके क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। टू अनेबल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे जो डिसीजन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट काम पर तो खुद लेती है, बाकी सारे के सारे काम नीचे बांट देती है, ठीक है। टू अनेबल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टू बी प्रैक्टाइज्ड एट द डिटेल्ड ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। टू असिस्ट एंड सेटिंग बजट, अब बजट सेट करने में भी क्या आती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प करेगी आपकी। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड कौन सा होता है,
करंट स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इज दिस स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश फॉर यूज ओवर ए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो आप स्टैंडर्ड सेट करोगे वो आपका करंट स्टैंडर्ड होगा। अपनी वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित जो भी आप स्टैंडर्ड स्थापित करोगे उसको हम लोग करंट स्टैंडर्ड बोलेंगे। बेसिक स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश फॉर यूज ओवर लॉन्ग टर्म के लिए करोगे उसको बेसिक बोलेंगे, ताकि जो वर्तमान परिस्थितियां उसको डेवलप किया जा सके। शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टैंडर्ड स्थापित किया जाएगा उसको करंट स्टैंडर्ड बोलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाएगा उसको बेसिक बोलेंगे। बेसिक को हम इसलिए स्थापित करेंगे ताकि जो हमारी करंट सिचुएशन है, स्टैंडर्ड है, उसको क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। आइडियल, अब एक दो शब्द होते हैं, क्या होता है, हाँ एक होता है आइडियल, एक होता है आइडल। फर्क क्या होता है इनमें, ये होता है दूसरा। सर वो IDLE वाला तो वेस्ट के लिए होता है कि ओवर हो गया कुछ ऐसे, और ये वाला ठीक है, होना ये तो चाहिए। होता है बेकार, ये तो बेकार मतलब कोई चीज खराब कर दी या फिर वेस्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, ये होता है आदर्श, जो हमें चाहिए होता है, बेस्ट जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आइडियल है, आइडियल नहीं है, आइडियल है। इट इज द स्टैंडर्ड दैट कैन बी अटेन्ड अंडर मोस्ट फेवरेबल, जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में हमें अचीव करना हो उसको हम आइडियल स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक है, कंडीशंस नो प्रोविजन इज मेड फॉर श्रिंकिंग, स्पॉइलेज एंड मशीन ब्रेकडाउन। भी कहने का मतलब है किसी तरह की कोई भी समस्या पैदा ना हो, ना श्रिंकिंग की, ना स्पॉइलेज की, ना मशीन ब्रेकडाउन की, वो वाला स्टैंडर्ड हमारा कौन सा कहलाएगा, आइडियल स्टैंडर्ड कहलाएगा। Ideal standards are not generally used because it may be influence employee motivation adversely। ये क्या कहता है, एम्प्लॉई जो आइडियल स्टैंडर्ड है उसको जनरली यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है उनकी मोटिवेशन को एडवर्सली इफेक्ट करता है। अब आइडियल स्टैंडर्ड में आप क्या चाहोगे कि भाई किसी भी तरह का कोई ब्रेकडाउन नहीं, कोई वेस्टेज नहीं, कोई श्रिंकेज नहीं। अब ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब आप अपने एम्प्लॉयज पर तीसरी आंख बन के एकदम से ऊपर खड़े रहोगे। इसीलिए तो आप लोगों ने बहुत बार सुना हो कि इंप्लॉइज के द्वारा फैक्ट्री में या कंपनी में कैमरे लगाने का विरोध किया गया। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर स्टिकनेस बढ़ जाएगी, स्टिकनेस बढ़ जाएगी तो उनको अपनी मर्जी से काम नहीं करना पड़ेगा, उनको सिस्टम के मुताबिक काम करना पड़ेगा। अटेनेबल, अटेनेबल तो नाम से पता चल रहा है, इट इज अ स्टैंडर्ड व्हिच कैन बी अटेन्ड, इसको प्राप्त किया जा सकता है। If a standard unit of work is carried out efficiently, ठीक है, on a machine properly utilized और material properly used, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 1000 यूनिट बना सकती है और वो 1000 यूनिट बना रही है, वो अटेनेबल है। अलाउंसेज आर मेड फॉर श्रिंकेज, स्पॉइलेज और मशीन ब्रेकडाउन एटसेट्रा। ठीक है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा से अलाउंसेज दे दिए जाएंगे और फिर उसके बावजूद आप क्या कर रहे हो, अटेन कर रहे हो अपना स्टैंडर्ड को, तो उसको अटेनेबल स्टैंडर्ड जो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है जो आपने स्टैंडर्ड या बजट बनाया था उसकी एक्चुअल से आपने क्या की थी, कंपैरिजन की, उस कंपैरिजन के बाद जो डिफरेंस आया एक्चुअल और स्टैंडर्ड में, ठीक है, उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलेंगे फेवरेबल और नेगेटिव को बोलेंगे अनफेवरेबल। पॉजिटिव को बोलेंगे फेवरेबल और इसको क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लान्ड, बजटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिवेन्यू। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस होता है प्लान्ड जो आपने सोचा, बजटेड आपने जो बजट बनाया, या फिर स्टैंडर्ड की आप एक्चुअल से तुलना करते हो, जो डिफरेंस है वो आपका वेरिएंस कहलाता है। वेरिएंस दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को फेवरेबल बोलते हैं और नेगेटिव को अनफेवरेबल बोलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कौन सा होता है, टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। जब आप एक्चुअल कॉस्ट और मेजर द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस पता करना चाहते हो, किसके लिए, मटेरियल के लिए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है
उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये हमारा है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया इसका। देखो दोनों के अंदर क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन है, दोनों के अंदर एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, कॉमन है। तो आप एक्चुअल क्वांटिटी को कॉमन ले लो और स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस का कर दो। ये आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का छोटे वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ये फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब दोनों के अंदर देखो हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कॉमन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस को अंदर ले लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्या बना देंगे, फॉर्मूला बना देंगे। समझ में आई मेरी बात। ऊपर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, एसपी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एपी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन थी तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एसपी माइनस एपी कर दिया तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का निकल गया। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल यूजेस या क्वांटिटी का वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन है तो स्टैंडर्ड प्राइस आपने क्या रख लिया, बाहर रख लिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। लेबर वाला, ठीक है, कहता है कि जब आप डिफरेंस पता करना चाहते हो एक्चुअल कॉस्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर के लिए, तो उसके तब आप यूज करते हो डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्चुअल आवर, अब वहां पर क्या था, प्रैक्टिकल तो नहीं आएगा नहीं इनका, नहीं बस फॉर्मूले फॉर्मूले कर ले। प्रैक्टिकल तो ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है ना, प्रैक्टिकल तो ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। आएगा तो छोटा सा ही आएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं आएगा। ये आपको सारा चीज कुछ गिवन होगा, बस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, हाँ जी, लेबर वेरिएंस में क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल आवर कॉमन है तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल आवर को अंदर रख लेंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करके फॉर्मूले को शॉर्टकट बना देंगे। डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल रेट इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एवरेज, सॉरी एक्चुअल रेट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, एक्चुअल आवर को कॉमन ले लिया, इंटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट कर दिया। ठीक है, इसी तरह डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर आपने क्या कर लिया, फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, यहां तक आपने करना है। कल हम इस फाइल को फाइनली कंप्लीट करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग रह गया, प्रोसेस के बाद लाइफ साइकिल आ जाएगा, जस्ट इन टाइम वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, टारगेट कॉस्टिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, काइजन कॉस्टिंग आ जाएगी। कल ये छोटे छोटे टॉपिक है, स्टॉक से रिलेटेड आ जाएंगे पॉइंट, कल ये फिनिश हो जाएगा। हाँ जी, आपने क्या करना है, जो ये आपने अभी आज फॉर्मूले किए हैं इनको एक पेज पे लिख लेना है। ठीक है, ताकि इनको याद करना आसान हो जाए। जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं इनमें से मोस्ट ऑफ द पूछता है, पीवी रेशो हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वेरिएंस वाले फॉर्मूले हो गए, सम टाइम इनमें से पूछ लेता है आपके पेपर में सवाल। ठीक है जी, कल ये फाइल खत्म हो जाएगी, फिर आपकी ये फाइल डाल दी जाएगी। ठीक है जी, 3 बजे मिलते हैं दूसरी क्लास के लिए।